नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्रदेश का प्रश्न देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसफ शेख। करेगुट्टा में काफी कुछ चल रहा था। पिछले कई दिनों से सुरक्षा बलों ने जो मुहिम चला रखी थी उसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। 31 और नक्सलियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। लेकिन यह खबर उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी ये कि नक्सलियों का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। नक्सलियों की 4 हथियार फैक्ट्री होना और उन्हें तबाह किया जाना सुरक्षा बलों के लिए किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। कह सकते हैं कि नक्सलियों की रीढ़ टूट चुकी है, उनकी सप्लाई लाइन को ध्वस्त किया जा चुका है। यही वजह है कि 31 मार्च 2026 की जो डेडलाइन सेट की गई है उसे आज फिर दोहराया गया। तो आज हम नक्सलियों के खिलाफ कर्रेगुट्टा ऑपरेशन पर बात करेंगे और वहां जो कुछ हुआ है उसके असर को समझेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। इंसास राइफल, तरह तरह के बीएलजी लॉन्चर, अलग अलग साइज के बीएलजी सेल, स्नाइपर गन, हैंड ग्रेनेड, बैटरी, आईडी लगाने के लिए कई मीटर वायर। ये लिस्ट बहुत लंबी है। तस्वीरें देखकर आप समझ ही गए होंगे। 24 दिनों से करेगुट्टा की पहाड़ियों में चले अब तक के सबसे बड़े नक्सल ऑपरेशन की ये सफलता की निशानियां हैं। 24 दिनों में करेगुट्टा की पहाड़ियों पर जवानों ने 31 नक्सलियों को ढेर किया, जिसमें 16 महिला नक्सली और 15 पुरुष नक्सली शामिल हैं। मारे गए नक्सलियों में से 28 की पहचान हो चुकी है। इन नक्सलियों पर 1 करोड़ 72 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इस ऑपरेशन में 18 जवान भी घायल हुए हैं। लेकिन इस अभियान की सबसे बड़ी कामयाबी है नक्सलियों के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना, हथियारों की उनकी सबसे बड़ी फैक्ट्री को खोज निकालकर तहस नहस कर देना। यह अभियान अब तक का सबसे बड़ा व्यापक एवं समन्वित माओवादी विरोध अभियान है, जो कि राज्य एवं केंद्र की विभिन्न एजेंसियों के एक प्लेटफॉर्म पर समन्वित एवं सामंजस्य पूर्वक कार्य करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। पूरे ऑपरेशनल एरिया को विभिन्न ग्रिडों में बांटकर सुरक्षा बलों द्वारा सूक्ष्मता से सर्च किया गया। इस दौरान भारी मात्रा में असला, बारूद एवं रसद के भंडार बरामद हुए। साथ ही हथियार बनाने की 4 फैक्ट्रियां बरामद हुई। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों के 18 जवान भी घायल हुए, जिन्हें एयरलिफ्ट करके समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई और उनकी हालत खतरे से बाहर है। इस अभियान में सुरक्षा बलों को कई बड़ी सफलता मिली है। करेगुट्टा में नक्सलियों के हथियार बनाने की 4 फैक्ट्री ध्वस्त की गई। घायल नक्सलियों के इलाज के लिए बनाया गया अस्पताल का सेटअप भी ध्वस्त किया गया। नक्सलियों के 214 ठिकानों को ध्वस्त किया गया। स्टोर करके रखी 12,000 किलो खाद्य सामग्री बरामद की गई। यानी नक्सलियों ने यहाँ सबसे बड़ी हथियार फैक्ट्री और कई सालों तक खाने पीने का स्टॉक रखा था। इस अभियान में शामिल सुरक्षा बलों का सबसे बड़ा टास्क करेगुट्टा की पहाड़ियों तक पहुँचना था। करेगुट्टा की पहाड़ियों को नक्सलियों ने अपने लिए अभेद बना रखा था। पहाड़ी पर चढ़ने और उतरने के रास्तों पर आईईडी लगाए थे। यहाँ पहुँचने के लिए सुरक्षा बलों ने 400 से ज्यादा आईईडी को डिफ्यूज किया, तेजी से बदलती प्राकृतिक परिस्थितियों का सामना किया और नक्सलियों को अपने जिस अभेद किले पर नाज था उसे ध्वस्त कर दिया। उपरोक्त माओवादी ठिकानों एवं बंकरों की तलाशी के दौरान कुल 450 नग आईडी, 818 नग बीजीएल शेल्स, 899 बंडल कॉर्डेक्स, डिटोनेटर एवं भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, इसके अलावा खाने पीने के सामान लगभग 12,000 किलोग्राम सामान बरामद हुआ है। इसके अलावा मेडिकल, इलेक्ट्रिक सामान, नक्सल साहित्य एवं नक्सलियों के उपयोग के सामान भारी मात्रा में बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों को पहले से अंदाजा था कि यह ऑपरेशन बहुत लंबा चलने वाला है, इसलिए पूरी प्लानिंग के साथ इसे लॉन्च किया गया था। बीजापुर, जगदलपुर में कंट्रोल रूम बनाए गए थे। पूरे समय ऑपरेशन की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही थी। जवानों से कम्युनिकेशन के लिए अस्थायी बेस बनाए गए। ऑपरेशन में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। हेलीकॉप्टर से जवानों तक जरूरत का हर सामान पहुंचाया गया। एक पहाड़ी के टॉप पर अस्थायी हेलीपैड और बेस बनाया गया। जिस करेगुट्टा की पहाड़ियों पर सुरक्षा बलों ने कब्जा किया है, इसकी भौगोलिक स्थिति नक्सलियों के लिए फायदेमंद मानी जाती थी। पहाड़ी का एक सिरा छत्तीसगढ़ तो दूसरा तेलंगाना की तरफ है। इन पहाड़ियों का इस्तेमाल नक्सली दोनों राज्यों में आने जाने के लिए करते थे, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा बलों का कब्जा नक्सलियों की कमर तोड़ देने जैसा है और यही इस अभियान की सबसे बड़ी सफलता है और नक्सल मुक्त भारत अभियान की सफलता में मील का पत्थर साबित होगी। बीजापुर से विकास तिवारी की रिपोर्ट।
और एक खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है जिनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक कमलकांत शर्मा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में पूर्व एडिशनल एसपी रहे डॉक्टर रविंद्र उपाध्याय जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और मेरे सहयोगी जुल्फिकार अली भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मैं कमलकांत सर से पूछना चाहता हूं। कमलकांत सर, देखिए, अब तक जो बड़ी खबर थी या जिसे हम बड़ा मानकर चल रहे थे वो ये कि 31 नक्सलियों के शव बरामद हुए। पहले खबर आई कि 22 नक्सलियों की पहचान हुई, बाद में अपडेट आया कि 6 और नक्सलियों को पहचान लिया गया, उनकी शिनाख्त हो गई है। लेकिन आज जो हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई, बरामद हथियारों की, बरामद सामान की, और जिस तादाद में लगाई गई और बताया गया कि कर्रेगुट्टा को स्थायी बेस नक्सलियों ने बनाकर रखा था, वहां लेथ मशीन लगा रखी थी, हथियार फैक्ट्री थी, ये तो फिर ऐसा लगता है कि आपने अंदर घुस के उनका गढ़, उनका किला तबाह कर दिया, ध्वस्त कर दिया है। बधाई हो सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ पुलिस को, सीआरपी को और कोबरा को, एसटीएफ को, डीआरजी को, सभी को बधाई हो और विशेष तौर से छत्तीसगढ़ की जो आम जनता है उसको बधाई हो। देखिए, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जैसे जब विजय गीत लिखा जाता है तो उसमें एक अलग अलग अंतरे होते हैं, मुखड़े होते हैं, उसी तरह ये जो नक्सल्स के विरुद्ध विजय गीत लिखा जा रहा है उसमें ये एक, जो आपने बिल्कुल सही कहा, सटीक कहा कि ये हमारा एक मील का पत्थर साबित होगा। और नहीं, ये जो थोड़ा कविता में मुझे भी इंटरेस्ट है सर। मैं जानना चाहता हूं कि आज ये कर्रेगुट्टा का जो ऑपरेशन है ये उस गीत का मुखड़ा होगा या एक अंतरा होगा? ये अभी एक तरह से ये मुखड़ा है और अंतरा और अंतिम जो आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको मिलेगा कि ये जो 26 जो मार्च 26 में रखा गया है इसका, उस समय तक ये सब कुछ शांत हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि देखिए, अभियान तो सफल रहा है क्योंकि आतंकवादी, ये जो नक्सली मारे गए हैं, और इसके साथ साथ ये भी है कि बड़ी तादाद में हथियार हैं। और जो सबसे बड़ा बात है, जैसे हम लोग मूवी में देखते हैं कि जब विलेन भागना शुरू हो जाता है तो फिर जनता उसके पीछे, जो भी उसके हाथ में हथियार होता है, उसको भगाना शुरू कर देती है। तो सबसे बड़ा जो काम हुआ है वो डर खत्म हो गया है नक्सल्स का इस ऑपरेशन के बारे में। और साथ ही साथ इस समय हमें जो चंडी रूप में हमारे सुरक्षा बल काम कर रहे हैं उनको अब काली के रूप में आना पड़ेगा। रक्त बीज, जिस तरह रक्त बीज का नाश किया था उसका रक्त पी के, उसी तरह नक्सल्स जो विचारधारा पर आधारित एक पूरा आतंकवादी दल है, तो इसके हरेक जगह, इसके जो आतंकवाद के, चाहे वो दिल्ली में बैठे हैं, चाहे मुंबई में बैठे हैं या और कहीं भी बैठे हैं, उनको भी नष्ट करना पड़ेगा हमको, तभी हम सफल होंगे। और मैं तो आपके माध्यम से एक सुझाव और देना चाहूंगा। जी, हाँ बोलिए सर। मुझसे कुछ कहा गया? नहीं, आप कह रहे थे ना आप सुझाव देना चाहेंगे, मैं सुन रहा था, फिर आपने सुझाव दिया ही नहीं सर। हाँ, नहीं, मैं बीच में कोई आवाज आ गई थी। मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे सिंदूर ऑपरेशन का नाम रखा गया, जिसने पूरी सुरक्षा बलों में एक ताकत और जोश भर दिया, उसी तरह इस जो आतंकवाद के विरुद्ध, नक्सलवाद के विरुद्ध जो चल रही है मुहिम, इसका नाम रक्तबीज रखना चाहिए। तो रक्तबीज रखे और इसका रक्तबीज संहार, तो आप देखेंगे कि फिर इसका अंत तक करी दिया जाए। मतलब मार देंगे, आपके खून की एक बूंद जमीन पर गिरने नहीं देंगे ताकि अगला नक्सली पैदा ना हो सके। और वैसे तो स्थिति यह है कि कर्रेगुट्टा में अगर 31 नक्सली मारे गए हैं तो उसके बदले में 31 कैडर भर्ती भी नहीं होंगे, क्योंकि अब नक्सली खुद गुहार लगा रहे हैं युद्ध विराम की। वो इसे युद्ध कहते हैं, जिसे हम कायरता कहते हैं, हम जिसे छिपे हुए उनके हमले कहते हैं, उससे वो युद्ध बताते हैं और युद्ध विराम की बात वो करते हैं। मैं इसी पर अगला सवाल रविंद्र सर से पूछ रहा हूं। एडिशनल एसपी रहे हुए हैं छत्तीसगढ़ में। रविंद्र सर, जय हिंद। मेरा पहला आपसे सवाल यही है कि आज हम देख रहे हैं, आपको कब याद आता है सर, इतनी लंबी सर्विस रही आपकी, आपको कब याद आता है कि एक के बाद एक, बैक टू बैक 5 बार नक्सलियों ने प्रेस रिलीज करके गुहार लगाई कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं? वरना ये नक्सली तो गुहार नहीं लगाते थे, ये कॉर्डेक्स लगाते थे, आईईडी लगाते थे, डेटोनेटर लगाते थे। अब ये 5-5 चिट्ठियां भेज रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी तो
पुलिस अपनी सफलता की कहानी लिख रही है, केंद्रीय बल सफलता की कहानी लिख रहा है, छत्तीसगढ़ पुलिस अपनी सफलता की कहानी लिख रही जी। है, और इनको तो लाखों लाखों ढेर ढेर बधाई देना चाहिए। हम्म। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो जो मैं देख रहा हूं कि समन्वय जनता का समन्वय हुआ है ना। मतलब जो केंद्र सरकार का और जो अपनी जो स्थानीय सरकार, इनका जो समन्वय है और एक एकजुटता आई, प्रतिबद्धता आई, और हम किसी काम को मूर्त रूप देना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है काम को मूर्त रूप देना, और ये जो मूर्त रूप दिया गया है वही इस सफलता की निशानी। आप ये बताइए, इतना बड़ा पहाड़ जो करीब करीब 20 किलोमीटर चौड़ा है, 60 किलोमीटर लंबा है, 5000 फीट ऊंचा है, 45 डिग्री जहाँ टेम्परेचर है, जहाँ मधुमक्खियां हैं, जहाँ सांप हैं, जहाँ टेरेन है, जहाँ टोपोग्राफी इतनी कठिन जो पहले से जानी ही नहीं जाती, उस जगह पर जाके हमको ऑपरेशन करना है। इस तरह का ऑपरेशन है जैसे हमने कारगिल युद्ध जीता है। हमारे जवान सीमा पे जो युद्ध जीत रहे हैं भारतवर्ष में, वो अलग चीज है, और ये युद्ध जीतना भी एक अपने आप में एक चुनौती थी, और इस चुनौती को स्वीकार किया गया। स्वीकार करके उसको सफलता भी पाई गई, मंजिल पे भी पहुंचे। आप बताइए 242 बंकर वहां उनके नष्ट हो रहे हैं, वहां पर इनके जो 28-30 आदमी तो मारे गए, लेकिन आगे जो भागे गए वो कहाँ है? हाइड आउट जो है 242 इनके हाइड आउट्स निकले हैं, 12,000 केजी इनका खाद्यान्न सामग्री निकली, इतने हथियार जो आप दिख रहे जिया है। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी सफलता है ये। ऐसी सफलता है जैसे जो कारगिल में हमने पाई थी, जो हमारे जवानों ने पाई थी, एक कारगिल जैसी सफलता मैं राजगी चाहता हूँ, और ये चाहता नहीं, मतलब जो दिख रही है मुझे, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है बहुत। इसके अंदर जो इनपुट आए हैं और इतनी जो मेहनत हुई है, और उसमें सभी का समन्वय रविंद्र सर, अगर वहां एक अस्थायी अस्पताल है, वो एक तरीके का स्थायी मिलिट्री बेस है, वहां हथियार बनाने की फैक्ट्री है, तो ये तो पूरा एक मिलिट्री बेस किस्म का हो गया। आपको लगता है कि कर्रेगुट्टा अपने आप में अलग और यूनिक उदाहरण था, या फिर इस तरह के कुछ और बेसिस, जिन्हें हम बेस कह सकते हैं, अभी और भी हैं जिन पर शायद फोर्सेस की नजर है, फोर्स बढ़ रही है उस तरफ, या कर्रेगुट्टा के साथ वो सबसे मजबूत किला ध्वस्त हो गया? नहीं, एक तो मजबूत किला ध्वस्त हुआ है, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन एक अबुझमाड़ में एक ऑपरेशन अभी बाकी मेरे हिसाब से। अबुझमाड़ में भी कुछ ऐसी जगह हाउड आउट्स है जहां भी हम नहीं पहुंच पाए हैं। कुछ जगह पहुंचे हैं हम लोग, 2-3 महीने पहले पहुंचे थे, लेकिन कुछ ऐसी जगह है अभी अबुझमाड़ में, और कुछ जो गरियाबाद के जो जंगल है जो उड़ीसा से लगे हुए, वहां पे भी कुछ पहाड़ है। जैसे बीच में झारखंड का एक पहाड़ था, बूटा पहाड़, और एक बिहार का पहाड़ था, वहां पे भी अच्छा ऑपरेशन चला था और वहां भी बड़ी सफलता मिली थी। तो एक बिहार का ऑपरेशन पहाड़ के ऊपर, और एक झारखंड का, और अभी वर्तमान में हमारा छत्तीसगढ़ का। तो इसलिए है क्योंकि तेलंगाना से लगा हुआ है, और तेलंगाना तरफ से हमको वो इनपुट और मदद नहीं मिल पा रही थी जो हमें अपेक्षित थी, वो नहीं मिल पाई। बीच में जो ऑपरेशन चला, 21 दिन ऑपरेशन चला, हमको जो अपेक्षित मदद उस तरफ से मिल रही थी, उस स्टेट से मिल रही थी। मैंने जो पढ़ा या जाना, मुझे लगा वो अपेक्षित हमको वहां से उतनी मदद नहीं मिली, नहीं तो उससे ज्यादा सफलता मिल सकती। मैं अरविंद सर लौट रहा हूं आपके पास। मेरे दो सहयोगी, बस्तर से विकास मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, रायपुर से जुल्फिकार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार, मैं आपके पास आता हूं। विकास, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और हर वो दर्शक के मन में सवाल है, इतनी भारी भरकम लेथ मशीन, जाहिर बात है जंगल में जेसीबी नहीं चलाई गई होगी, तो ये इतनी भारी भरकम मशीनें इतने ऊपर पहुंची कैसे? देखिए, सबके मन में यही सवाल है। आज जब पुलिस ने सारे सामान जो बरामद किए गए सामान है, जब उनकी प्रदर्शनी लगाई, और जब उसमें फोटोग्राफ लाए गए, दिखाए गए कि वो सारे लेथ मशीन जिससे ऊपर चढ़ाया गया है, वो कर्रेगुट्टा की पहाड़ियां, जिस पर जवानों को भी ऊपर चढ़ने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ेगी जिसकी हद नहीं। जवानों ने भी कहा कि अब तक का सबसे कठिन ऑपरेशन रहा है ये कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों में चढ़ना। तो वहां तक जब जवानों को चढ़ने में इतनी मुश्किलें हुई, तो माओवादियों के द्वारा ये बहुत ताज्जुब का विषय है कि इतने बड़े बड़े सामान, इतनी बड़ी फैक्ट्रियों, लेथ मशीनों को उन्होंने वहां तक पहुंचाया कैसे। लेकिन दबे जुबान ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि माओवादी चाहे जो भी सामान या जो भी इस तरह के सामानों को ऊपर पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें ग्रामीणों की मदद लेते हैं। ग्रामीणों में बड़ी संख्या में, और सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा, इसके पहले जब भी माओवादी जब कोई बड़ा आंदोलन करते हैं या कोई बड़ी मीटिंग करते हैं, तो उसमें आसपास के करीबन 8-10 गाँव के लोग एकत्रित होते हैं स्वयंस्फूर्त। और इस तरह की मशीनों को भी ऊपर चढ़ाने के लिए कमोबेश यही जानकारी निकल कर है कि ग्रामीणों को, अब चाहे वो दबाव में हो या प्रभाव में हो या कुछ उनके समर्थित लोग हों, उनके द्वारा सारे ग्रामीणों को एकत्रित करके ही इसे कांवड़ की तरह से मदद से ऊपर चढ़ाया गया। और ये एक बार का नहीं है, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, बहुत लंबे समय से धीरे धीरे करके। अभी हाल ही की ये भी जानकारी थी, ये जो लगभग 12,000 किलोग्राम जो खाद्य सामग्रियां हैं, 11 दिन लगा था इन्हें ऊपर पहुंचाने में माओवादियों को। और ये जो ऑपरेशन हुआ, इसके पहले ही माओवादियों ने
वहाँ आपकी आवाज कट रही है विकास, में लौट रहा हूं आपके पास। जुल्फिकार मेरे साथ है। जुल्फिकार, अब मेरे मन में बड़ा गंभीर सवाल है। हम दावा करते हैं कि हमें स्थानीय लोगों का साथ मिल रहा है, ग्रामीणों का साथ मिल रहा है, इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, नक्सलियों का इंटेलिजेंस फेल हो रहा है, कमजोर हो रहा है, और 12 अप्रैल के बाद ये पूरा माफ कीजिए, ये जो ऑपरेशन पूरा होता है कर्रेगुट्टा का, उस तक हम दावा करते हैं कि हमारे पास सारी जानकारी पहुंच रही है, नक्सलियों का इंटेलिजेंस कमजोर है। लेकिन जैसा विकास बता रहे हैं कि स्थानीय लोगों ने मदद की होगी, तो ये जानकारी हम तक क्यों नहीं पहुंच पाई कि वहां पर लेथ मशीन है, वहां पर अस्थायी अस्पताल है, वो पूरा का पूरा नक्सलियों का बेस है? आसिफ, जो कर्रेगुट्टा की पहाड़ी की जो हम बात कर रहे हैं, जिससे पर एक बहुत बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है, तो एक दिन का ये बेस नहीं है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में माओवाद ने प्रभाव बढ़ाया और लगातार अंदरूनी इलाके, खासकर बस्तर के जो अबुझमाड़ का इलाका है, या जो पूरा घने जंगलों वाला इलाका है, जो कर्रेगुट्टा का की पहाड़ियों वाला इलाका है, इस पूरे इलाके में अगर देखें तो माओवादियों ने अपने लिए धीरे धीरे यहाँ पे संसाधन जुटाए। जब छत्तीसगढ़ में माओवाद की एंट्री हुई और उसके बाद से लगातार जिस तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया गया, तो जो उनके ज़रूरत के साथ सामान, उनकी आवश्यकता थी, वो उन्होंने अंदरूनी इलाकों में उनको इकट्ठा किया। जैसे कि कर्रेगुट्टा की पहाड़ी की बात आ रही है कि यहाँ पे लेथ मशीन है, तो ग्रामीणों के जो समर्थन की बात है, तो बीते दिनों अगर देखें तो जिस तरीके से उनका, जैसा कि हमारे साथी विकास ने कहा कि उनके दबाव में या प्रभाव में या उनके डर की वजह से उनके साथ में जाते, क्योंकि एक भोला भाला भी कह सकते हैं कि एक आदिवासी है, उसे डर भी है इस बात का, क्योंकि वो सशस्त्र रहे हैं नक्सली, तो उनके समर्थन करना उनकी मजबूरी थी। क्यों? क्योंकि उस दौर में जो सुरक्षा बल हैं, इतने अंदरूनी इलाकों में उनकी पहुंच मुश्किल थी, उस इलाके में सड़कें नहीं थी। इस इलाके की अगर बात करें कर्रेगुट्टा की, तो ये पहली बार ऐसा है कि जब सुरक्षा बल उस जगहों तक पहुँचे हैं। तो इसके आसपास के जो आदिवासी हैं, तो उनका सीधे तौर से अगर देखें तो माओवादियों से सामना होता रहा है, और माओवादियों से के प्रभाव में वो रहे हैं और दबाव में वो रहे हैं, तो उसकी वजह से उनके फेवर में काम करते रहे हैं। अब हम देखें जिस तरीके से 2024 की शुरुआत के बाद से लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चला है बस्तर के अंदरूनी इलाकों में, जिस तरीके से माओवादी मारे गए हैं, और ये संख्या जो है लगातार बढ़ती रही कि इस ऑपरेशन में भी देखें 31 माओवादी मारे गए हैं, जिनका शव बरामद किया गया है और उनकी पहचान हुई है। तो उस पूरे इलाके में जब वहाँ के आम लोगों को ये पता चला कि अब माओवाद का प्रभाव कम हुआ, तो आप ये देखें कि 2024 के बाद से जितने भी ऑपरेशन हुए हैं, उसमें सुरक्षा बलों को बहुत कम नुकसान हुआ है। ये एक अच्छी बात है। इसके पहले अगर देखें तो जो भी ऑपरेशन अंदरूनी इलाकों में चलाए जाते थे, तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेल्यूर की बात आती थी और हमारे जवानों को नुकसान होता था। लेकिन 2024 के बाद से देखिए, जो भरोसा वहाँ के लोगों ने सरकार पे जताया है, सरकार की योजनाएं जो धीरे धीरे अंदर पहुँची हैं, जो अंदरूनी इलाकों में कैंप बने हैं, कैंप ने जो विश्वास जीता है वहाँ के लोगों को, तो अब यही वजह है कि माओवाद पूरी तरीके से सिकुड़ गया। कर्रेगुट्टा की पहाड़ी कुछ देर पहले हमारे साथ तो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा जुड़े थे। मैंने उनसे पूछा था कि इसी कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर जब आप कैंप की बात कर रहे हैं जुल्फिकार, तो मैंने उनसे पूछा था सवाल में कि क्या कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर कैंप स्थापित किया जाएगा, कोई तैनाती की जाएगी फोर्सेस की उसके आसपास बहुत नजदीक, ताकि दोबारा से उसे एक ठिकाना ना बनाया जाए। तो उन्होंने कहा था कि फिलहाल निगरानी बहुत कड़ी रखी जा रही है पूरी पहाड़ी पर। हालांकि कैंप या इस तरह की कोई बात का उन्होंने हमें नहीं बताया, लेकिन हाँ इतना जरूर कहा था कि बहुत कड़ी निगरानी उस पर रखी जाएगी, क्योंकि अभी भी नक्सली शायद हो सकता है कि फोर्सेस हटने के बाद वहां पहुंचने की कोशिश करें। एक सवाल मेरे मन में जो है, मैं सीआरपीएफ महानिरीक्षक रहे हुए हैं कमल कांत सर, उनसे पूछ रहा हूं। कमल सर, मुझे जरा समझाइए कि हम एक तरफ ये कह रहे हैं कि ऊंची पहाड़ी थी, टॉप पे नक्सली थे, बेस बना रखा था, दूसरी तरफ क्या ऊंचाई पर होना अपने आप को एक्सपोज करना नहीं है? उन्हें अब तक ढूंढा क्यों नहीं जा सका? अगर ढूंढा जा सकता था तो जब नक्सली कहते हैं कि युद्ध विराम करिए, तो फिर युद्ध में तो आप वायुसेना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि आंतरिक असंतोष में वायुसेना का इस्तेमाल नहीं होता है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन जैसा कि डॉक्टर उपाध्याय बैठे हुए हैं जी, हम लोगों ने बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर काम किया है साथ साथ। उस समय भी ये जो बैरल लॉन्चर वगैरह और ये सब उस समय भी हम लोगों ने रिकवर किए थे काफी मात्रा में। तो ये लेथ मशीन वगैरह पहले भी इन लोगों ने इंटीरियर में लगा रखी थी। लेकिन आपका कहना सही है कि जो ऊपर से हम क्यों नहीं इनको देख पाए, तो एक तो ये है कि इनको हम लोग जो हमारे ऊपर से यूएवी वगैरह जाते हैं वो देख लेते हैं, लेकिन कभी इतना दुर्गम क्षेत्र होता है
और वहां जाना, जैसे अब यहाँ आपने देखा कितनी ज्यादा बड़ी मात्रा में फोर्स लगाई गई, तब हम लोग वहां पहुंचे। दूसरा, हमें जो शक्ति का प्रयोग है वो भी लिमिटेड मात्रा में करना है। फिर आईडी है, अब आपने देखा कि 45 डिग्री टेम्परेचर है, इतने ऊपर जाना है, तो कई चीजें मिलाकर, और फिर आपको, जैसा कि आपने कहा, युद्ध नाम तो उन्होंने दिया है, हमने तो युद्ध नाम नहीं दिया। हमने तो वो वहां भी जो पाकिस्तान में हुआ है उसको भी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन ही कहा है। तो वो चीज उन लोगों ने युद्ध कहा है, लेकिन हम लोग इसको एक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन ही मान रहे हैं। इसलिए इतनी क्षमता से, जो हमारे पास क्षमताएं हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन आपके द्वारा दिए गए, जो आपने कहा है, जो सुझाव दिया है, और जो आपकी वस्तुतः जो आपका सोच है, मैं उसके साथ 100% सहमत हूं कि हमें अपने जवानों की शहादत देने की जगह जो हमारे पास शक्ति है, चाहे वो वायु शक्ति है या दूसरी शक्ति है, उन पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करके इनको बिल्कुल, अगर इन चीजों से मेरा वही कहना था सर, कमलकांत सर, कि अगर एक भी जवान की जान बच सकती है तो ऐसी तकनीक क्यों नहीं इस्तेमाल की जानी चाहिए। रविंद्र सर, आपसे मेरा एक सवाल है, तो इसका मतलब क्या फिर से उस दंडकारण्य इलाके को एक पुख्ता तौर पर सर्च करने की आवश्यकता है? एरियल सर्च की बात कर रहा हूं, विद हीट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, विद ड्रोन, विद यूएवी, उसको फिर से हमें छानने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, आपका सुझाव सही है और ये बात होना चाहिए और ये होती ही रहना चाहिए, होना चाहिए, होती ही रहना चाहिए। और अभी भी हम जो कर्रेगुट्टा का जो हमको सफलता मिली है उसके पीछे हमको जो इनपुट मिले हैं, इनपुट जो है, जो हमारी टेक्निकल डिवाइसेस इंप्रूव हुई हैं। उस जमाने में जब हम लोग ये ऑपरेशन करते थे तो हम लोगों को ये इनपुट नहीं मिलते थे, हमको टीवी टावर नहीं थे, मोबाइल टावर नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, टेलीफोन्स की सर्विसेज बड़ी पुअर थी, रोड सड़क नहीं थे, तो कम्युनिकेशन की बहुत दिक्कतें थी। कम्युनिकेशन के, उसमें ड्रोन नहीं थे, आज ड्रोन आ गए हमारे पास। मतलब हमारे पास जो सुविधाएं बढ़ी हैं उसका लाभ हमको लेके एरियल सर्वे करना ही चाहिए। अबूझमाड़ को आप बोलते हैं, जैसे अबूझमाड़, अबूझमाड़ का मतलब जिस माड़, मतलब जिस पहाड़ या पर्वत को ना जाना जा सके, बूझा ना जा सके, इसलिए उसका नाम अबूझमाड़ रखा गया था, जो बूझा ना जा सके। तो उस समय हमारे पास इस तरह की कोई ऐसे डिवाइसेस नहीं थी या कोई तरह का तंत्र नहीं था, यंत्र नहीं था या अबूझमाड़ की जांच, इसलिए उसका नाम अबूझमाड़ रखा गया था। और वर्षों तक, अभी हम लोग करीब 15-20 साल तक पहले तक इनके एरियल सर्वे, क्या बात, इस तरह के सर्वे नहीं हो पाते, गांव के हमको नक्शे नहीं मिल पाते थे, गांव के हमको रकबे क्या है, खसरे कहाँ हैं, गांव तक पहुंच ही नहीं थी, नक्शा तो बहुत दूर की बात है। रविंद्र सर, मैं लौट रहा हूं आपके पास, क्योंकि ग्राउंड पर मेरे सहयोगी विकास भी इसे कवर करते रहे, फिर मैं जुल्फिकार के पास भी जाऊंगा। विकास, बाकी ऑपरेशन में हमने देखा कि एयरफोर्स का MI-17 हेलीकॉप्टर जगदलपुर से जगदलपुर से उड़ान भरता था, जिला मुख्यालय से उड़ान भरता था और वो जाता था, जवानों को लेके आता था। इस बार हमने देखा कि वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स ने, चॉपर्स ने एक अलग विशेष भूमिका निभाई है। ये बाकी ऑपरेशन से कैसे अलग है? वायुसेना कैसे इसमें इन्वॉल्व हुई, वो मैं जानना चाहता हूं आपसे। देखिए, बिना वायुसेना की, मतलब ऑपरेशन ही नहीं था। मेरे जवानों से भी बातचीत, उनको कैमरे पर बातचीत करने। विकास, आपकी आवाज मुझे साफ नहीं पहुंच रही है, यही सवाल मैं जुल्फिकार से पूछ रहा हूं, उसके बाद फिर विकास में आपके पास आता हूं। जुल्फिकार, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? ये जिस तरीके से हेलीकॉप्टर का उपयोग किया गया, उसको सीधे इस तरीके से सिर्फ समझ सकते हैं कि जो इलाका है, जो कर्रेगुट्टा की पहाड़ियां हैं, उसे जिस तरीके से बताया कि 75 किलोमीटर का वो पूरे लंबी पहाड़ियां, कहीं पे 2-4 किलोमीटर से लेके 20 किलोमीटर तक चौड़ी पहाड़ियां हैं, ऊंची पहाड़ियां हैं, और इन इलाकों में अगर आप बैकअप नहीं दे पाते हैं, तो नहीं देंगे तो उन परिस्थितियों में ऑपरेशन चलाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इस इलाके में पैदल कितने दूर तक चलेंगे, पैदल चलेंगे, उसके बाद आपको बैकअप देना है और रसद भी पहुंचानी है, और 21 दिनों तक ऑपरेशन को चलाना है। तो जिस इलाके में कोई दूसरा साधन है ही नहीं जाने का, गाड़ियां चल नहीं सकती, सिर्फ पैदल चलने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ऐसी परिस्थितियों में आपको टॉप पे पहुंचना है। तो जब पैदल जवान हमारे चले तो उनको उस इलाके में बैकअप देने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली गई, वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली गई और उनको सपोर्ट दिया गया, जो उनको पानी की आवश्यकता है, रसद की आवश्यकता है,
और जो दूसरे जरूरी सामान है, जैसे कि बीच में खबर आई थी कि बहुत सारे जो जवान हैं उन्हें लू लग गई और डिहाइड्रेशन की स्थितियां हुई, तो उनको वहां से एयरलिफ्ट करना, तो इसलिए जो हेलीकॉप्टर की मदद ली गई, तो उससे इस ऑपरेशन को बहुत ज़्यादा मदद मिली। और उसका जो रिजल्ट है वो हमने देखा कि किस दिनों तक ये ऑपरेशन चला और उसके बाद 31 माओवादी मारे गए। और हम ये कह सकते हैं कि उन जो पूरे करगट्टा की पहाड़ियां हैं, जिसे कहा जाता था कि बटालियन नंबर 1 जो हिडमा की बटालियन है वो उसका सेफ जोन है, अब माओवादी ये नहीं कह सकते कि वो इलाका जो है उनका सेफ जोन है, वहाँ पे सुरक्षा बल पहुँच नहीं सकते। अब सुरक्षा बल वहाँ पे पहुँच चुके हैं। हालांकि बहुत सारे जो माओवादी वहाँ पे रहे, वहाँ से जो सुरक्षा बलों की नज़रों से एस्केप हो गए, भाग गए, कहाँ गए। लेकिन ये ऑपरेशन उन इलाकों में आने वाले वक्त में और भी चलेगा, क्योंकि लक्ष्य जो रखा गया है कि मार्च 2026 तक माओवाद को ख़त्म करना है। तो ये पूरे इलाके में जिस तरीके से अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा बल अंदर गए हैं, तो माओवादियों की बौखलाहट है और उससे समझा जा सकता है कि माओवादी जिस तरीके से पत्र भेज रहे हैं और शांति वार्ता की बात कर रहे हैं, पहले छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिख रहे थे, अब वो अमित शाह का नाम उसमें शामिल करने लगे हैं, कर रहे हैं। और वो जी हाँ जुल्फिकार, मैं एक बार फिर विकास के पास जा रहा हूँ। बस्तर का प्रतिनिधित्व बहुत जरूरी है, रायपुर की बात तो होती रहेगी, तो विकास से बात करना जरूरी है। विकास, आपको आवाज आ रही है मेरी? तो अगर आ रही है तो फिर मैं आपसे वही सवाल पूछता हूं कि जब कर्रेगुट्टा की हम बात कर रहे हैं तो पहाड़ी के इस तरफ छत्तीसगढ़, पहाड़ी के उस तरफ तेलंगाना, आम आदमी जानना चाहता है कि अगर हम कर्रेगुट्टा के साथ साथ चले तो और कितना किलोमीटर इलाका बचा हुआ है जिसे डीप सर्च करने की आवश्यकता है, और जो और नक्सलियों के अभी भी नक्सलियों की मौजूदगी वहां हो सकती है? ये बहुत अच्छा सवाल आपका, लेकिन अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो क्लियर, अब बिल्कुल साफ आ रही है। सबसे अहम सवाल है कि माओवादी काफी छद्म युद्ध लड़ते हैं, तो आप ये नहीं साबित कर सकते कि अब ये इलाका पूरी तरह से आपके कब्जे में आ गया है। पुराने वरिष्ठ अधिकारी हैं, इनके बहुत अनुभव है, आप इनसे पूछेंगे तो समझ में आएगा कि कई बार ऐसा लगता है कि पूरे इलाके की सर्चिंग करने के बाद भी उस इलाके में माओवादी अपनी पैठ बचा कर रख जाते हैं। हालांकि कर्रेगुट्टा की जो पहाड़ी है ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण रही है क्योंकि पूरे दंडकारण्य में अगर माना जाए तो अब सबसे सेफेस्ट एरिया माओवादियों को वो आखिरी बचा हुआ था, जिस इलाके में वो आराम, आप देखिए जिस तरह से अस्पताल चला रहे हैं, हथियारों की फैक्ट्री चला रहे हैं, तो ये सबसे आखिरी सेफेस्ट इलाका है उनका, जिस पर जवानों ने कब्जा किया है। और अब उस इलाके को जवानों के आम तरफ के लिए काफी आसानी हो गई है, क्योंकि चप्पे चप्पे को जवानों ने 20 दिनों में छान मारा है। अब माओवादी अगर वहां आ भी गए तो कम से कम अपने इतना बड़ा बेस कैंप नहीं तैयार कर सकते। हाँ, और ये बेस कैंप कोई 1 महीने में तैयार नहीं हुआ होगा, कोई 2 महीने में तैयार नहीं हुआ होगा। बड़ा सुखद लगा आपका ये जवाब सुन के। इस बार आपकी आवाज भी साफ आई, जब से आपने मेरी तारीफ की कि मैंने अच्छा सवाल पूछा, आपकी आवाज साफ आ रही थी। बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका। वक्त मेरे पास खत्म हो गया। कमलकांत सर, उपाध्याय सर, जय हिंद, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जुल्फिकार, विकास, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट करने के लिए। तो यकीन मानिए नक्सलियों की रीढ़ टूटी है और 31 नक्सली जो मारे गए हैं, उससे ज्यादा बड़ी खबर यह है कि आपने उनके एक तरीके से बेस को टारगेट किया है, उनको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। आर्थिक तौर पर तो नुकसान पहुंचा ही है, उनको हथियार सप्लाई के तौर पर भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें जल्द लौट रहे हैं।